आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस T4U में। तो आज का वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। बायोलॉजी में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठो। तो चलते हैं, इसके जो भी फैक्ट है पढ़ते हैं, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन लाएंगे। ये फैक्ट, अगर इस फैक्ट को भी अगर पढ़ के जाओ तो डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। चलते हैं, क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं इसके बाद में कर लूँगा। देखिए, सबसे पहले देख रहे हैं, शरीर में दैनिक कार्य के दौरान हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हानिकारक पदार्थ का निर्माण जैसे करने का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ETC, जितना भी आप देख रहे हैं ना, दैनिक कार्य के दौरान हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया। ये सब हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ हैं। अगर ये हमारे शरीर में रह जाएंगे तो हम लोग कहीं तक ज़्यादातर बीमार पड़ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। यानी कि बॉडी जो सेल होते हैं ना, उसका मतलब हानि पहुंचाएगा, जिसके कारण हम बहुत सारे इफेक्टेड पड़ेंगे। तो इसीलिए जो सर्जन तंत्र में ये सारे निष्क्रिय, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जैसे हम लोग जिसे यूरिन के तरह में से यूरिया निकलते हैं। ये सारे फैक्ट आप अगर पढ़ लेते हो तो आप एग्जाम में ईजी वे में बना सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट लाइन है, इसमें दिख रहे हैं, शरीर में कुछ भी पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, जैसे जल, नमक, ग्लूकोज, ETC। अगर अधिकता से भी अधिक हो जाए, जैसे आवश्यकता के अनुसार में जो लिमिट में रहता है ना, उससे भी अगर ज़्यादा हो जाए ना तो भी हानिकारक होता है। जैसे देखिए, ग्लूकोज की मात्रा जैसे बढ़ गया है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा या चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा, तो उसके लिए वो भी हानिकारक है, जो हम लोग को मधुमेह रोग के रूप में हम लोग जानते हैं। तो चलते नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या है। उपयुक्त पदार्थ, जैसे देखिए, उपयुक्त पदार्थ शरीर में रहने पर शरीर को नुकसान होता है। मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो मैंने बताया, यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सब उपयुक्त पदार्थ अगर रह गया शरीर में ज़्यादा ना, तो क्या हो जाएगा, नुकसान पहुँचाएगा। इसीलिए इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र का विकास हुआ, और इसी शरीर को बाहर निकालने, जैसे जितना भी जो अपशिष्ट पदार्थ बढ़ता है ना, इस सभी को बाहर निकालना आवश्यक होता है। और इसी को निकालने के लिए जो विकसित हो गया, उसी को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे अभी आपने देखते उत्सर्जन का तंत्र का विकास हुआ। तो चलते नेक्स्ट में क्या है। इस प्रकार पदार्थ के बाहर निकल जाने से शरीर का आंतरिक वातावरण एक समान बना रहता है, जिसे समस्थैतिकी कहते हैं। अब देखो, जितना मैंने बताया सारे पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया हो गया, यूरिया, सारे पदार्थ अगर निकल गया ना, तो इस जो हम लोग शरीर का जो बैलेंस बनेगा, उसको समस्थैतिकी कहते हैं। तो देखो, अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है समस्थैतिकी, होमोस्टैटिस, मतलब क्या है। देखिए, समस्थैतिकी की प्रक्रिया उत्सर्जन तंत्र के दौरान संपन्न होती है। हाँ, ये कहने का उत्सर्जन तंत्र जो चल रहा है ना, उसके दौरान एक क्रिया संपन्न होती है, इसी को हम समस्थैतिकी कहते हैं। चलो, तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो, ओस्मोग्लोरेशन, वाटर सॉल्ट बैलेंस, यानी कि वाटर सॉल्ट का मतलब जो हम नमकीन पानी होता है, सॉल्टी होता है, नमक पानी के बैलेंस क्या होता है, उसको पढ़ते हैं। अगर नमक की मात्रा, अगर जल की मात्रा कम हो जाती है, उससे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उसी के बारे में पढ़ते हैं, इसको कैसे बैलेंस किया जाता है, वही इसी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, इस क्रिया से शरीर में जल तथा लवण की मात्रा संतुलित रहता है। जैसे ये जो ओस्मोग्लोरेशन के क्रिया से शरीर में जल की मात्रा और लवण की मात्रा दोनों संतुलित रहते हैं, मतलब मात्रा में एक मात्रा में बने रहते हैं, जिससे हम लोग को नुकसान नहीं हो पाता। देखिए नीचे देखते हैं, स्तनधारी में यह क्रिया किडनी के द्वारा संपन्न होता है, जबकि एक कोशिकीय जीव में यह क्रिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा संपन्न होता है। कहने का मतलब देखिए, जो स्तनधारी है उसमें किडनी होता है, किडनी के माध्यम से हम लोग का जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे पेशाब हो गया, यूरिया हो गया, जो भी हो, अपशिष्ट पदार्थ जितना भी होता है, किडनी के माध्यम से हम लोग को बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए किडनी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। अब देखते हैं नीचे, ज़्यादा सांद्रता वाले विलयन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ज़्यादा सांद्रता वाले विलयन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो, कम सांद्रता वाले विलयन को हाइपोटोनिक, हाइपर और हाइपोटोनिक दोनों डिफरेंस है, थोड़ा सा दें, 1 पॉइंट R का सिर्फ डिफरेंस है। देखो, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ज़्यादा वाला को हाइपरटोनिक और कम वाला को हाइपोटोनिक कहा जाता है। देखो,
समान सांद्रता वाले को आइसोटोनिक कहते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा पूछ दिया जाए तो हाइपोटोनिक मारेंगे, कम पूछाएगा तो हाइपोटोनिक, समान वाले पूछेंगे तो आइसोटोनिक। चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। अमीबा, देखिए अमीबा क्या होता है। अमीबा को समुद्र से निकालकर तालाब में डालने पर इसका शरीर फूलने लगता है, जबकि तालाब से बाहर समुद्र में डालने पर इसका शरीर सिकुड़ने लगता है। इस स्थिति को कॉन्ट्रैक्टाइल वोकल जल तथा लवण की मात्रा को संतुलित करता है। जैसे देखो, अमीबा को अगर समुद्र से निकाल के अगर जल में रख देते हैं तो उसका आकार क्या होता है, फूलने लगता है, जबकि तालाब से निकाल कर समुद्र में रख देते हैं तो भी सिकुड़ने लगता है। इसका भी इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, नीचे देखते हैं। अब आते हैं उत्सर्जी पदार्थ। देखिए एक्सट्रैक्टिव मटेरियल, उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। और ये सारे फैक्ट अगर एक बार पढ़ लियो ना, किसी भी एग्जाम में हो, जो भी दरोगा हो, बीपीएससी हो, या टीचर वाले हो, या बिहार पुलिस फिलहाल अभी एग्ज़ाम होने वाला, किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो ना, इससे प्रश्न रहेगा ही रहेगा। देखो, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के उपरांत जीवों में N2O के हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिकम इत्यादि। ये जो तीन है ना, इसको आप याद कर लेना, ये पूछता है किसी भी एग्जाम में, ये पूछेगा अमोनिया, यूरिया, यूरिक, ये सब पूछता है। ठीक है, जैसे देखिए अमोनिया है, अमोनिया से H2O निकल गया तो यूरिया, यूरिया के बाद ही निकल गया तो यूरिकम। ये प्रोसेस है। जैसे देखो जैसे अमोनिया को एमोनिक बोलेंगे, यूरिटेलिक यूरिया को, और यूरिक एसिड का यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक दोनों में अलग अलग होता है। इसमें देखो अभी किस में पाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मछली जलीय जीव है, इसमें अमोनिया पाएगा। जैसे पूछा जाएगा कि मछली में कौन सा अमोनिया कौन सा पाया जाएगा, तो वो उसमें ऑप्शन रहेगा अमोनिया टॉयलिक रहेगा या अमोनिया रहेगा। उसके मेढक, केचुआ, स्तनधारी में यूरिया पाया जाएगा, और सरीसृप पक्षी में यूरोटॉलिक। ठीक है, जैसे अब स्तनधारी आ गया, तब अब पूछेगा कि मनुष्य में कौन सा अम्ल पाया जाता है या निकलता है बाहर, तो यूरियोटेलिक होगा। यूरियोटेलिक मानेंगे, यूरिकोटेलिक नहीं, यूरिकोटेलिक सरीसृप और पक्षी में। मनुष्य में पूछेगा तो यूरियोटेलिक, जो कि मेढक भी इसमें। अब देखिए नीचे देखिए, जलीय जीव समानतः अमोनिया को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकालते हैं। जलीय जीव आ गया, जैसे कि आप समझ रहे हैं, जलीय जीव करें, अभी मैंने बताया मछली हो गया, ये जलीय जीव है, तो इस समानतः इसमें अमोनिया ही पाएगा। जलीय जीव लिख देगा, आप आँख मूंद के मार देगा अमोनिया। इन्हें अमोनोटेलिक कहा जाता है। जैसे मछली हो गया, अमीबा हो गया, मेढक हो गया, या मेढक का लार्वा। जो मेढक का लार्वा को हम टैडपोल कहते हैं, भी यही क्वेश्चन है। मेढक के लार्वा को क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे अनुसार से ये टॉपिक कैसा रहा, बहुत और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को, और ऐसे मैं वीडियो लाते रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगर नेक्स्ट वीडियो में डालूँ तो आपको पहुँच पाए, और अच्छे से अपने पढ़ के किसी भी एग्जाम क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।